एनडीयूटी मस्ती के जो समस्त जो इसके सहभागी हैं, सदस्य हैं, मैं अपने तरफ से सबका स्वागत करता हूं। और मुझे दोबारा जोड़ करके इस पूरे टीम से बड़ी खुशी हो रही है। और इसलिए खुशी हो रही है कि इसकी संख्या 1 लाख के आसपास आने वाली है जो इसके सदस्य हैं। और इतनी बड़ी भारी संख्या जब एक साथ मिल करके जुट करके काम करेगी तो निश्चित रूप से जो पूर्वांचल का क्षेत्र है या देश के दूसरे अंचल भी हैं वो भी निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावी होंगे। देखिए, भारत सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम की अभी घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसकी घोषणा की है, जिसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो 10,000 बनाने हैं उसकी बात है। एक एफपीओ पे 15 लाख रुपए की सुविधा सरकार देने की बात कर रही है। और 2 करोड़ रुपए तक की कम, आप कह सकते हैं, कृषि ब्याज पे लोन भी उन एफपीओ को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार ने कुछ घोषित की है जिससे कि संरचना का विकास हो। साथ में जो मत्स्य का क्षेत्र है, मत्स्य के क्षेत्र में बहुत सारी जो कमियां हैं उसको दूर करने की बात है। एक और बड़ा सेक्टर है जहां सरकार व्यय करना चाहती है, वो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज का है। और उसमें भी 2 लाख इकाइयां बनाने की बात है। और जहां तक न्याय पंचायतों की बात करें, पूरे देश में 2.5 लाख के आसपास हैं। और ये 2 लाख यदि छोटी छोटी प्रोसेसिंग एंड वैल्यूएडिशन की यूनिट्स बनती हैं, जो कि अपने देश में जिस बात की कमी है, तो पूरा देश, किसान और जो दूसरे लोग भी हैं जो कृषि पर आधारित हैं, सभी प्रभावित होंगे। सरकार ने ये भी अहम पहल किया है कि जितने भी पशु हैं 53 करोड़, उनका वैक्सीनेशन हो। और उसके लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना अपने सामने और सबके सहयोग के लिए रखी है। वो एक बड़ा कार्यक्रम है। हर्बल के ऊपर भी सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम घोषित किया है कि जो हर्बल हमारा, आप कह सकते हैं, नैसर्गिक रूप से यहाँ पर पहले से उगता रहा है और लोग उसका उत्पादन करके उसका उपयोग करते रहते हैं तमाम तरह के रोग और व्याधियों को दूर करने के लिए, उसको सरकार बड़े पैमाने पर एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शहद उत्पादन पर भी सरकार का जोर है कि शहद उत्पादन यदि होता है तो आप पाएंगे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। बहुतायत घोषणाएं सरकार ने की है। और ये सभी घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड हैं कि अलग अलग संरचनाएं बने, गोदाम बने, गांव के स्तर पर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के यूनिट्स बने, बाजार हैं, बाजारों को विकसित किया जाए। और सरकार ने ये भी घोषणा की पूरा देश एक बाजार होगा। वन कंट्री वन मार्केट की बात है, पीएमसी एक्ट जो पहले था उसको सरकार ने खत्म किया है। तो बहुतायत आप देखेंगे ऐसी सुविधाएं हैं जो किसानों के लिए आई हैं। और किसान और जो युवक हैं खास करके, जो छोटी छोटी यूनिट्स लगा करके लाभ कमा सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। छात्रों के लिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा सरकार ने की है। और आप ये भी पाएंगे कि आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है पूरे एजुकेशन पॉलिसी में। स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर है। और ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध है या शिक्षा का जो स्तर है वो भारत सरकार अपने देश में भी ला सके। और साथ साथ ही जो सांस्कृतिक विरासत है यहाँ पर, जो हमारी धरोहर है, उससे हम कैसे जुड़े रह पाएँ, इसके ऊपर भी बहुत सारे ध्यान सरकार ने रख कर के गाइडलाइंस नई एजुकेशन पॉलिसी की बनाई है। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसमें स्किल पर ज़्यादा जोर हो। और ये ना हो कि एक बार साइंस हिस्ट्री में आप आ गए तो यदि आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना हो तो ना ले पाएँ, एग्रीकल्चर में आ गए हैं, मेडिकल पढ़ना हो तो उसको ना पढ़ पाएँ। और कभी भी और किसी भी स्तर पर दूसरे विषय में यदि जाने की रुचि है तो वो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में अलाउ किया है कि लोग जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा, आप समझेंगे, चेंज है। ऐसा दूसरे देशों में था लेकिन हमारे देश में ये प्रावधान नहीं था। इसलिए किसी स्तर पर यदि किसी को बदलाव करना है तो हम नहीं कर पाते थे। तीसरा जो एक पहलू है जो वैज्ञानिकों का है। और वैज्ञानिकों का क्या हो और कि जिससे कि वैज्ञानिक और ज़्यादा अपने को उद्यमशील करें। इनोवेशन प्लेटफॉर्म पर भी सरकार काम कर रही है। इनोवेशंस को कैसे मेन स्ट्रीम करें उसके ऊपर भी सरकार की सोच है। और ये प्रयास है कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी लैब कैसे इनोवेटिव हों। और जो नई समस्याएं ऊपर उभर कर के आ रही, जैसे कोविड की समस्या आई, तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या होगा, ह्यूमन बींग्स पर तो है ही,
इन सब का आकलन करते हुए नए विषय क्या हो सकते हैं शोध के, नए लैब्स क्या बनने चाहिए आने वाले दिनों में। ज़्यादा हम ध्यान देने की बात इस बात पर कर रहे हैं कि जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो एजेंट हैं या बायो प्रोडक्ट्स हैं, उनका कैसे एग्रीकल्चर के में समावेश हो, खेती कैसे वन हेल्थ की हो। बार बार ये चर्चा करते हैं कि ऐसी खेती जो कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, फसल भी अच्छी गुणवत्ता की पैदा हो, पौधे भी स्वस्थ हों और जमीन का जो मिट्टी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति और जो जमीन में पानी है वो भी उसका क्षरण ना हो। ऐसी खेती जो तीनों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देती हो, उस खेती के ऊपर चर्चा करते हुए वैज्ञानिक शोध, शिक्षा और प्रसार तीनों ही काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एनडीओटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 1 लाख लोग इसके सदस्य हैं, आगे भी बढ़ें। और जो तमाम आजकल बात होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात कर सकते हैं और जो 1 लाख लोग हैं जो अभी जुड़े हुए हैं और भी अधिक जुड़ेंगे, उन तक अपनी बात आप वास्तविक रूप में कम समय में और जो जरूरी बातें हैं वो उनके पास पहुंचा पाएं। चाहे किसानों का वर्ग हो, छात्रों का वर्ग हो या वैज्ञानिकों का वर्ग है, वो आपके शोध से, आपके प्रसार से और आपकी उपलब्धियों के बारे में जाने और ऐसा समाज बदले। तो मैं आज अपने तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ये जो एनडीओटी मस्ती का प्लेटफॉर्म है और बड़ा हो, लोग जुड़ें और जुड़ करके जो सामूहिक विकास की बात हो रही है, पूरे कृषि के विकास हो। और ये देखने को भी आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर तमाम दुविधाएं और समस्याएं होते हुए भी कोविड के पीरियड में सफलतापूर्वक अपने को स्थापित कर पाया। खरीफ रबी का उत्पादन भी रिकॉर्ड हुआ, आज तक जितना नहीं हुआ था, और जो खरीफ की बुआई है वो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो इस जो सफलता मिली है कोविड के पीरियड में भी, उसको देखते हुए इस सेक्टर को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बढ़ेगा तभी जबकि हम सभी आप एक साथ आकर के और ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए अपनी बात बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई।